अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ गुलिस्तान पेरिस पार्ट 7। शेरी कहाँ ले जा रहे हो, कुछ बताओ तो। मुसलसल एक ही सवाल पूछ पूछ कर वो थक गई थी और वो भी नैन सब्र करो कह कह कर तंग आ गया था। उफ शेरी, बता भी दो। अच्छा बाबा, बस आ गया। उसने नैन की आंखों से पट्टी हटाई तो नैन ने आहिस्ता से जालीदार पलके उठाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो मारे हैरत के वो शेरी का मुंह देखने लगी। झील के इस पार बड़ी खूबसूरती से टेबल सजाया गया था। इसके साथ सफ़ेद पर्दे हवा की वजह से फड़फड़ा रहे थे। उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ कलर की फेरी लाइट्स लगाई गई थी। इर्द गिर्द का माहौल इस कदर खूबसूरत था, नैन ने सताइश भरी नज़रों से सारे मंजर का जायज़ा लिया। हल्की हल्की हवा के साथ बिखरता खूबसूरत संगीत माहौल को एकदम खुशगवार बना रहा था। शाम के सुनहरे पल सूरज की अलविदा होती किरणों में डूबे कुछ और ही समा पैदा कर रहे थे। जहाँ सूरज की किरणें अलविदा होती दिखाई दे रही थी, वहीं शाम की सियाही भी हल्की हल्की नीले आसमान पे फैलती जा रही थी। वो पेरिस की सबसे खूबसूरत झील का किनारा था, जिसे शहरयार ने अपनी मेहनत से और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। झील की साइडों पे पड़ा पानी ठंडक का एहसास उजागर कर रहा था। शेरी ने हाथ आगे बढ़ाया तो नैन ने दो पल उसे बगौर देखने के बाद हाथ थाम लिया। वाइट लंबी फ्रॉक जो कि शेरी की पसंद से ही वो पहनकर आई थी, उसमें वो राजाओं के दौर की शहजादी मालूम हो रही थी। शहरयार ने भी वाइट पैंट सूट पहन रखा था। इर्द गिर्द का हर मंजर सफ़ेदी में डूबा हुआ था। पल भर के लिए ऐसा मालूम होता था जैसे परस्तान से शहजादी और शहजादा चुपके से दबे पाँव ज़मीन पर रक्स करने उतर आए हों। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले, जग से बेगाने, अपने दिल की सुनने वाले, मनमौजी पंछी एक दूसरे में खोए हुए दिल की तमाम वसवसों से दूर अपनी अलग दुनिया कायम किए हुए दो प्रेमी लग रहे थे। वो धीरे से नैन का हाथ थाम कर उसे टेबल तक लाया और फिर कुर्सी खींचकर उसे बैठने का कहा और ख़ुद भी वापस पलट गया। नैन एक एक चीज़ को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। जब शेरी वापस आया, नैन ने उसकी आंखों में देखा जहाँ बहुत कुछ जल बुझ रहा था। गोया के नज़रों की चमक आज भी वैसी थी जैसी नैन सिकंदर ने पहले रोज़ देखी थी। वो खड़ा मुसलसल नैन को मोहब्बत से देख रहा था। नैन के चेहरे पर हया के हज़ारों रंग बिखर गए तो उसने चेहरे का रुख बदल लिया। वो आहिस्ता से नैन के करीब आया और घुटनों के बल झुक गया। नैन के लिए ये सब बहुत नया था, लेकिन जो भी था, एक खुशनुमा एहसास उसके रगोपे में दौड़ गया था। वो तो उठ खड़ी हुई, लेकिन नज़रें हुनूर शेरी की वजीह सरापे पे थीं। उसने जेब में हाथ डालकर मखमल में लिपटी डिब्बी निकाली, उसे खोला और नैन के सामने करते हुए बोला, नैन सिकंदर, क्या तुम शहरयार मलिक से शादी करोगी? क्या तुम मेरी होकर मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र बनोगी? शेरी के बोलने की देर थी कि पीछे से मध्यम सा म्यूज़िक उभरने लगा। शायद शेरी ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था नैन को फिल्मी अंदाज में प्रपोज करने का। नैन कुछ न बोली, बस आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ा दिया। अब किसी इनकार की गुंजाइश ही कहाँ बची थी। अब की बार इनकार का मतलब शेरी की मौत ही होना था। और वो नैन को कैसे गंवारा था, जिसे वो दिल की गहराइयों से चाहती थी। उसे मरता हुआ कैसे देख सकती थी। शेरी ने रिंग नैन की नाजुक उंगली में डाल दी और हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। 2 कदम चलकर नैन के करीब आ गया, इतना करीब कि नैन की तेज तेज चलती धड़कनें तक उसे सुनाई दे रही थी। वो नैन की आंखों में देखते हुए मजीद करीब आया तो नैन ने फौरन आंखें मीच ली। वो इस वक्त शेरी के रहम करम पे थी। वो जानती थी कि शेरी कभी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन आज शेरी के बढ़ते कदमों को कौन रोक सकता था। शेरी उसके कान के करीब जाकर हल्की सी सरगोशी में बोला, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो नैन सिकंदर। नैन का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। उसने आंखें खोली तो शेरी उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, नैन सिकंदर, तुम्हारी हया मेरे जीने की वजह है। हया से पुरनूर तुम्हारा ये चेहरा मुझे गलत काम करने से रोक सकता है, लेकिन गलत काम करने पर आमादा नहीं कर सकता। मोहब्बत में एहतराम लाजिम है और मैं तुमसे मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारा एहतराम भी करता हूँ। जैसे मोहब्बत में शराकत कबूल नहीं, तो मोहब्बत में तजलील भी गवारा नहीं। वो नैन को शानों से पकड़ते हुए एतमाद से बोला तो नैन मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर चांदनी बिखर गई।
हाथों में हाथ लिए दोनों साहिल के किनारे नंगे पांव कदमों की छाप छोड़ते जा रहे थे। लहरों ने साहिल से टकराकर उधम मचा रखा था। तेज हवा से उसके बाल लहरा रहे थे, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे करती बातों में मशगूल थी। शेरी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना, मैं तुम्हें ही तो सुनना चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत से कहा गया। मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी तुम्हारी मोहब्बत कबूल नहीं की। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, मैं डरती थी कि पापा कभी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मैं बचपन से ही पापा से बहुत अटैच रही हूँ। मेरे लिए दुनिया की हर मोहब्बत से ऊपर पापा की मोहब्बत है, और अगर कभी पापा और तुम में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं पापा की मोहब्बत को ही तुम्हारी मोहब्बत पे ज़्यादा फोकियत दूंगी। उसने तहम्मुल से बात ख़त्म करके शेरी को देखा। इसका मतलब तुम्हारी एक हाँ के लिए मैंने जो पापड़ बेले हैं, अब तुम्हारे पापा की हाँ के लिए भी वही सब करना होगा। वो शरारत से गोया हुआ। उफ शेरी, कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर बात को मजाक में उड़ा देते हो। वो बिला इरादा गुस्सा कर गई। अरे अरे रुको तो सही यार, एक तो तुम गुस्सा बहुत जल्दी कर जाती हो। उसका हाथ थामते हुए बोला। नैन बस उसे देख कर रह गई जब वो दोबारा बोलने लगा। नैन सिकंदर, तुम सिर्फ मेरी हो। ऊपर वाले ने मेरी लकीरों के साथ तुम्हारी किस्मत जोड़ी है, इस बात का मुझे यकीन है। और देखने में मैं अच्छा खासा सोबर सा बंदा हूँ। तुम्हारे पापा ना कर ही नहीं सकते। और एक बार फिर से मजाक में बोला। मेरे पापा को मनाना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए मैं मना कर रही थी, क्योंकि 2 पल की कुर्बत की खातिर मैं सारी ज़िंदगी का रोग नहीं पाल सकती। इन चंद दिनों की कुर्बत के बाद अगर जुदाई का सितम सहना लिखा है तो मुझे ये चंद पल नहीं चाहिए। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी कुर्बत में गुजारनी है। मोहब्बत के हज़ारों पल सिर्फ तुम्हारे संग बिताने हैं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो ये चंद पल मुझे नहीं चाहिए कि बाद में सारी ज़िंदगी कांटों पर चलकर गुजारनी पड़े। न जाने कहाँ से उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब सा उमड़ आया था। उसने रुख फेर लिया। वो शेरी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। नैन, मेरी तरफ देखो। वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ करते हुए गोया हुआ। तुम्हें अपनी शेरी पर भरोसा नहीं है क्या? नैन ने सर उठाकर शेरी की चमकदार आंखों में देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। तो फिर यकीन रखो इस बात का कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी ही रहोगी। मैंने 2 साल सिर्फ तुम्हारी हाँ के इंतज़ार में गुजारे हैं, फिर भला तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे पापा को मनाने के लिए। जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे मैं कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मैं टलने वालों में से नहीं हूँ। कहते हुए उसने एक बार फिर हर बार की तरह उसने हर बार की तरह नैन के चेहरे से उलझी उलझी लटों को उसके कान के पीछे अड़ाया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हर बार की तरह इस बार नैन के कदम पीछे की जानिब नहीं उठे थे, बल्कि इस बार नैन को ये सब मोहब्बत भरा एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। शहरयार का छूना पहली बार उसे अच्छा लगा था, और पहली बार उसने दिल से दुआ मांगी थी कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाए, या काश ये वक्त ऐसी उड़ान भरे कि ऐसी जगह ले जाए जहाँ मिलन की घड़ियाँ बेसब्री से उनके एक होने का इंतज़ार कर रही हो। और काश ये वजीह सा मुकम्मल मर्द हमेशा के लिए उसका होकर उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र बन जाए। ऐसे क्या देख रही हो? नैन को अपनी जानिब मुकम्मल देखता पाकर बोला। कुछ नहीं, वो भी झेप कर मुस्कुराते हुए बोली थी, जबकि अंदर ही अंदर अपनी हरकत पर खुद को लान तान कर रही थी। वैसे नैन सिकंदर, तुम्हें मानना पड़ेगा, कितनी चालाक हो तुम। मोहब्बत तो तुम्हें थी ही, फिर भी 2 साल तक मुझ गरीब को क्यों लटका के रखा? किस जन्म का बदला ले रही थी? तुम्हें मेरी मासूम सी शक्ल पर भी रहम नहीं आया? वो शरीर अंदाज में बोला था। किस खुशफहमी में हो शहरयार मलिक, मोहब्बत तो मुझे अब भी नहीं है तुमसे, ये तो बस तुम्हारी जान के सदके मानना पड़ा। वो भी शहरयार के साथ का असर पाकर काफ़ी हद तक शरीर हो गई थी। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि माया अभी भी वेटिंग पे है। फिर उसका दिल क्यों तोड़ूं, उसी से शादी कर लेता हूँ, ठीक है ना? वैसे तुम्हें भी तो माया काफ़ी पसंद है, जान निकाल दूंगी तुम्हारी भी और तुम्हारी उस माया की भी। वो हल्की सी चपत शेरी की चौड़े से शाने पे लगाते हुए बोली थी, और शेरी नैन के गुस्से से महफूज होता हुआ हंसने लगा। नैन नाराज़गी से आगे आगे चलने लगी तो शेरी भी मुस्कुराहट दबाता उसके पीछे आ गया। मोहब्बत में शराकत कब कबूल होती है भला?
वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? क्या अच्छा वक्त जो सिर्फ मोहब्बत के संग गुजरे तादेर क्यों नहीं रहता? शायद इसलिए कि अच्छे वक्त के बाद ही बुरा वक्त आना होता है। पर बुरा या अच्छा वक्त नहीं होता, बुरे तो हालात होते हैं। नैन का लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था। सोरबोने यूनिवर्सिटी का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ था। ऐसा सफ़र जिसे नैन सिकंदर कभी भूलने वाली नहीं थी। पेपर्स हो चुके थे, रिज़ल्ट 2-3 माह बाद आना था, इसलिए नैन ने पाकिस्तान जाने के लिए हामी भर ली थी। नैन की खुशी में शरीक होने पापा भी आए थे। वजी और मामा नहीं आए थे क्योंकि अब नैन की वापसी का टाइम था, तो उनका यहाँ आना फिजूल था। आई एम प्राउड ऑफ़ यू, पापा नैन के माथे पे बोसा देते हुए बोले थे, और नैन ज़ोर से पापा के साथ लिपट गई और फिर अलग होते हुए बोली, पापा मामा और वजी को भी साथ ले आते। अरे बेटा, तुम जो साथ जा रही हो, फिर वो यहाँ आकर क्या करते? पापा ने मोहब्बत से बेटी के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखते हुए कहा। बदले में नैन उदासी से मुस्कुराई। क्या हुआ नैन बेटा, इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें वापस घर जाने की खुशी नहीं है? अरे नहीं पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे और कीमती साल आपने मुझे दिए, मुझ पर भरोसा करके। और यकीन करें पापा, मैंने इन 2 सालों में अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है। थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा है। आई लव यू पापा। कहते हुए नैन किसी मासूम बच्चे की तरह पापा से लिपट गई और आंसू का एक कतरा चुपके से पापा के कोट में ही जज्ब हो गया। नैन की उदासी पापा ने महसूस कर ली थी, लेकिन बोले कुछ नहीं थे। कुछ बहुत तकलीफ भरा लम्हा याद आ गया था उन्हें, और शायद इसी वजह से वो नैन को यहाँ आने से रोक रहे थे। लेकिन इस एक डर के साथ साथ उन्हें नगीन की परवरिश और अपनी मोहब्बत पर भी पूरा भरोसा था। नैन के जाने का टाइम आ चुका था। जो जुदाई की घड़ियां करीब आती जा रही थी, नैन का दिल बैठा जा रहा था। शहरी से दूर होने का और उसे देख ना पाने का एहसास उसे अंदर ही अंदर ख़त्म किए जा रहा था। आज उसके पेरिस में आखिरी शाम थी, और ये आखिरी पल वो सिर्फ शहरी की कुर्बत में गुजारना चाहती थी। कैफ़े ग्रीन का मंजर निखरा निखरा सा था, जैसे रात की रानी शाम को फलक से उतर आई हो। हवा की तेज़ी से गुलाब की पंखुड़ियाँ एक दूसरे से टकराकर खुशबू की लहर सारे कहीं बिखेर रहे थे। शाम का समा था, हर तरफ खुदाई मखलूक अपने अपने कामों में मसरूफ़ थी, जब 2 मोहब्बत करने वाले जुदाई की आखिरी घड़ियां गिन गिन कर गुजार रहे थे। आज नैन ने ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। बाल आज भी खुले थे और वो एकटक शहरी की आंखों में देखते हुए कुछ कह रही थी। इर्द गिर्द के शोर और कुछ तेज़ धार वाली मौसीकी की वजह से उसे ऊंचा बोलना पड़ रहा था। शहरी, पापा यहाँ मौजूद है। मैं चाहती हूँ तुम एजे से एक बार बात करो, ताकि वो एक बार पापा से मिलकर उनसे बराह रास्त बात कर ले। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर पापा ना माने तो क्या होगा? नैन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं मॉम से आज ही बात करूँगा, पर तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरा इंतज़ार करोगी, चाहे हालात कुछ भी हो। तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, वादा करो नैन। न जाने किस खौफ के ज़ेरे असर वो ये सब कह रहा था। नैन का हाथ उसके हाथों में था। नैन ने सर उठाकर हामी भरी तो शहरी के दिल को सुकून पहुंचा। नैन, तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशी में शरीक होने यहाँ चले आए। जानती हो, ऐसी ही खुशी की तलाश मुझे भी थी, लेकिन कभी ऐसी खुशी मेरी ज़िंदगी में रविश सवेरा बनकर नहीं आई। शेरी प्लीज़, आज के दिन ये उदासी की बातें नहीं चलेगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। प्लीज़ शेरी। मैं उदास नहीं हूँ, जानती हो जब पापा और मॉम की शादी हुई थी तो मॉम ने पापा को गुड लक दिया था। पापा उसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखते थे, और उन्हीं का ये मानना था कि उस गुड लक की वजह से उन्होंने बहुत कामयाबी पाई। फिर पापा ने वो गुड लक मुझे दे दिया। वो मेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन वो पापा ने दिया था, इसलिए मुझे बहुत अजीज़ था। उस पर मेरे पापा का नाम लिखा था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से न जाने वो कहाँ खो गया। और जब तक वो मेरे पास था मैं हर चीज़ से बेफिक्र था, मुतमईन था। लेकिन जब से उसे खोया है, तब से ही मेरी रूह को सुकून नहीं। वो बेचैनी से बोल रहा था। कहीं तुम्हारा वो गुड लक ये तो नहीं? शेरी की बात सुनते ही नैन ने हाथ पर्स में डालकर ब्लू बॉल पर्स से निकाला, जिसकी वजह से वो फिसलकर गिरी थी और पहली बार वो बहुत बुरी तरह रोई थी। वही ब्लू बॉल जिसके एक तरफ नग जुड़े थे
और दूसरी तरफ कुछ हरूफ लिखे थे। तब नैन ने गौर से देखा नहीं था, लेकिन बाद में एक दिन पर्स चेक करते हुए वो नन्हा बॉल ज़मीन पर गिरा तो नैन ने उठाकर उन हरूफ को गौर से पढ़ा था। मलिक हैदर के नाम के हरूफ लिखवाए गए थे। तब नैन चूँकि शेरी को इतना जानती नहीं थी, सो उसे ये नन्हा बॉल अच्छा लगा तो उसने पास रख लिया। लेकिन बाद में जब उसे मालूम हुआ कि ये शेरी का है तो तब भी नैन ने उसे वापस नहीं लौटाया। वो चाहती थी शेरी खुद उसे ढूंढे, लेकिन आज शेरी की आंखों की बुझती लौ को देखकर वो फौरन बोल उठी। नैन अक्सर इसे मुट्ठी में बंद करके सुकून सा महसूस करती। ना जाने इस छोटे से बॉल में ऐसी क्या कशिश थी कि जिसके पास भी जाता उसे पुरसुकून कर देता। नैन हथेली पे नन्हा बॉल रखकर शेरी को देखने लगी, जिसकी आंखों की चमक बॉल देखकर बढ़ गई थी, जो थोड़ी देर पहले बुझ गई थी। ये बॉल तुम्हारे पास था? मेरे पास कहाँ? तुम्हारे पास ये कहाँ से आया नैन? तुम नहीं जानती मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इसे। वो नैन के हाथ से बॉल लेते हुए चहककर बोला, मैं चाहती थी जैसे तुमने मुझ तक रसाई की है वैसे ही एक दिन इस गुडलक तक भी कर जाओगे। मुझे लगा अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी तो तुम इसे ज़रूर ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर दोगे। लेकिन वक्त गुजरता गया, लेकिन तुम कभी इस बॉल तक रसाई नहीं कर पाए, तो मैं भी चुप रही। लेकिन आज एहसास हुआ है कि मैंने ऐसा करके यकीनन बुरा किया है। वो उदासी से बोली तो शेरी ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया और बोला, थैंक्स नैन, ये गुडलक मेरे लिए मेरे पापा की आखिरी निशानी है, जबकि मेरी ज़िंदगी की गुडलक तो सिर्फ तुम हो। न जाने ये उदासियों के लम्हात कब ख़त्म होंगे और कब फुर्सत के लम्हे मुयस्सर आएंगे। न जाने वो दिन कब आएगा जब तुम सिर्फ मेरी होकर मेरी ज़िंदगी को रोशन करने चली आओगी। न जाने ये वक्त की जालिम घड़ियाँ कब ख़त्म होगी। वो एक अदा से बोल रहा था। मकसद नैन की उदासी दूर करना था, जो वक्फे वक्फे से उसके चेहरे से आया हो रही थी। उफ शेरी, कभी कभी मुझे तुम्हारी इस दीवानगी से डर लगने लगता है। मत चाहो मुझे इतना के बाद में जुदाई बर्दाश्त न कर पाओ। मैं नहीं जानती कि तकदीर ने क्या फ़ैसला लिख रखा है हमारी किस्मत का, लेकिन तुम्हारी वालहाना मोहब्बत मुझे डरा देती है। मत करो इतनी मोहब्बत, रूहान सी होकर बोली थी। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बाअस डर है? तो मैं वादा करता हूँ तुमसे नैन सिकंदर कि इस डर को एक दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होकर ख़त्म कर दूँगा। वो जमकर बोला तो नैन खिलखिलाकर हंसती चली गई और बोली, तुम पागल हो सच में। हाँ, मैंने कब इनकार किया है? मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में, और ये बात मैं अभी साबित कर देता हूँ। कहकर वो उठा था, जबकि नैन का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। नैन सिकंदर, आई लव यू। मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है। हाँ, आज यहाँ इन सब लोगों के सामने मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा कोई दिखता ही नहीं। मेरे हर पल में, हर एहसास में सिर्फ तुम ही तुम हो। क्या करूँ जो ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है? क्या करूँ जो ये सांसें बस तुम्हारे नाम लेकर मचलती है? क्या करूँ जो इन आँखों को कुछ और भाता ही नहीं? क्या करूँ जो ये कमबख्त दिल ज़िंदगी का हर पल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारने की ज़िद करता है? क्या करूँ जो इस दिल में तुम धड़कन बनकर धड़कती हो? वो ज़ोर ज़ोर से दीवानावार चीख चीख कर अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करवा रहा था। इर्द गिर्द का मजमा इनके टेबल की तरफ मोहब्बत से देखते हुए तालियां बजाने लगा। शोर सा उठने लगा था। सब लोगों ने अपने अपने ग्लास उठाकर शोर किया था। हर तरफ एकदम से जोश सा भर गया था। विसल्स की आवाज़ें उठने लगी थी। नैन चोर सी बनी बैठी शेरी पर बार बार आंखें निकाल रही थी, पर शेरी को उसकी नज़रों की फिक्र ही कहाँ थी। सब लोग इनके मोहब्बत के एहतराम में खड़े हो गए थे। यही तो बात है, कहने को ये गैर मुस्लिम है, लेकिन किसी की खुशी में शरीक होना इन्हें बखूबी आता है। मोहब्बत से बने ये लोग हर तरफ मोहब्बत बिखेरने का ही अज़म रखते हैं। सबके एहतजाज पर नैन को उठना ही पड़ा। वो उठी तो एक बार फिर से शोर उठा। नैन ने शेरी की तरफ देखा, जो शैम्पेन की बोतल को हिलाते हुए हवा में उछालने वाला था, और फिर उसने एकदम बोतल का ढक्कन खोलकर शैम्पेन की बारिश कर दी। हर तरफ शोर था, कह कहे थे। नैन और शेरी के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं थी। नैन खुश थी, बहुत खुश थी। भला आखिर उसने भी सबके साथ मिलकर शैम्पेन हवा में उछाली और अपनी मोहब्बत का इकरार किया। पेरिस की इसकी ये आखिरी शाम बहुत खूबसूरती से अंजाम तक पहुंची थी।
लेकिन कौन जानता था कि इस खूबसूरत शाम के बाद बहुत सी उदास शामें उसके हिस्से में आने वाली थीं। अगले दिन सूरज की रंगीन किरणें गुलिस्तान पेरिस पे पंख फैलाए उतरी थी, लेकिन आज ये किरणें भी उदास उदास सी लगती थी। आसमान साफ था, लेकिन एक तरफ बादल का एक टुकड़ा उदासी से खड़ा शायद दो मोहब्बत करने वालों की जुदाई देख रहा था। शायद वो भी रो रहा था, शायद उसने भी शुरू दिन से इन दो मोहब्बत करने वालों की कहानी देखी होगी। नैन एजे के घर के सामने खड़ी थी। जब उसे अपने चेहरे पे नमी महसूस हुई, उसने फौरन सर उठाकर बादल के उस छोटे से उदास काले से टुकड़े को देखा, और शायद वो पानी का कतरा इसी की मेहरबानी थी। नैन ने एक आखिरी उदास नज़र उस पर डालकर नजरें दरवाजे की तरफ मरकूज कर ली। आज वो पापा के साथ एजे के घर आखिरी बार आई थी और अपनी किस्मत का फैसला ऊपर वाले पे छोड़ चुकी थी। दरवाज़ा खुला तो आज भी वही 22 बरस की गायू मौजूद थी, लेकिन इस बार उसने नैन को घूरा नहीं था और ना ही सरता पाँव उसका जायज़ा लिया था, क्योंकि अब वो नैन को पहचानती थी। तभी मुस्कुराकर उसे और सिकंदर अलीम को अंदर जाने का रास्ता दिया। गायू उनको बिठाकर शायद एजे को इतला देने चली गई। नैन की नज़रों का महूर आज एक बार फिर से वही पेंटिंग थी जिसने पहली बार उसे मरूब किया था। पापा भी घर को गौर से देख रहे थे और फिर घड़ी देखते हुए बोले, नैन कहाँ रह गई तुम्हारी एजे? बेटा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। 15 मिनट से वो वेट कर रहे थे और ना एजे आई थी और ना ही तो गायू। सीढ़ियों से कदमों की चाप सुनाई दी तो नैन ने फौरन मुड़कर देखा था। शेरी पॉकेट्स में हाथ घुसेड़ते हुए उतर रहा था। पापा ने नैन को सवालिया नज़रों से देखा तो नैन के हाथ पांव फूलने लगे। इस वक्त नैन को शेरी पे शदीद गुस्सा आया था। यहाँ आने से पहले वो उसे मना कर आई थी कि अभी वो पापा के सामने ना आए, लेकिन वो शहरियार ही क्या जो कभी नैन की किसी बात को सीरियस लेकर उस पर अमल पैरा हो जाए। पापा, ये शेरी है, एजे का। नैन के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब शेरी फौरन बोल पड़ा, अस्सलाम वालेकुम अंकल, एजे मेरी मॉम है। आगे हाथ बढ़ाते हुए बोला तो सिकंदर अलीम फौरन उसका हाथ प्यार से थाम कर बोले, बरखुरदार, तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी है। तुमसे मिलकर खुशी हुई, और ये जानकर भी कि तुम्हारा ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। बैठिए ना अंकल प्लीज़। कहते हुए वो खुद भी बैठ गया। दिल तो उसका भी काँप रहा था, टांगों में हल्की हल्की लर्जिश हो रही थी। नैन को फिलहाल वो मुकम्मल इग्नोर कर रहा था, लेकिन नैन उसको ऐसी हालत में देखकर दिल ही दिल में खूब महफूज हो रही थी। आया बड़ा हिम्मत वाला कि मैं तुम्हारे पापा को मना लूँगा, उन्हें मनाऊँगा, उनसे बात करूँगा, और अब देखो शक्ल के तोते उड़े हुए हैं जनाब के। नैन दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी और साथ ही हंस भी रही थी। जब कोई ना बोला तो बात बढ़ाने की गर्ज से वो बोली, एजे कहाँ है? कब से वेट करवा रही है हमें? बस आ रही है। वो बोल ही रहा था जब एजे की आवाज़ उभरी। आई एम सो सॉरी नैन बेटा, इतना वेट करवा दिया। इनके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। सिकंदर अलीम भी फौरन उठ खड़े हुए। एजे मुंजमद सी हो गई, नज़रें बस एक तरफ उठी और वहीं साकित हो गई। बस आंसू थे कि बहते चले जा रहे थे। बोलने को ज़बान खोली पर बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। 25 बरसों बाद वो अपने इकलौते भाई को देख रही थी। एजे बदकिस्मती से सिकंदर अलीम की बहन थी, जिनके साथ 25 बरस पहले वो अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे, और शायद अब तक ये यकीन भी कर लिया था कि वो मर भी चुकी होगी। सिकंदर अलीम ने सकते की कैफियत में यकटक बरसों बाद अपनी माँ जाई को देख रहे थे। न जाने कितनी तकलीफ़ थी उनके दिल में जो चेहरे से अया हो रही थी। नैन ने एजे और पापा को एक दूसरे को देखता और रोता पाकर शेरी की तरफ देखकर सवाली आईब्रो उठाकर पूछा, तो शेरी ने भी शाने उचका कर नफ़ी में सर हिला दिया। भाई, एजे तड़प कर सिकंदर अलीम की तरफ बढ़ी तो उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोक दिया। रुक जाओ, अपने कदम वहीं रोक लो। ये वही कदम है जिनसे चलकर तुम हमारी ज़िंदगी से निकली थी। तब ये कदम नहीं डगमगाए तो आज इन कदमों से चलकर यहाँ आने में जल्दी कैसी? फिर वो नैन से बोले, चलो नैन बेटा, 1 मिनट और नहीं रुकना यहाँ, चलो मेरे साथ। नैन का हाथ थामकर वो आगे बढ़े तो नैन बेयकीनी से कभी एजे और कभी शेरी को देखने लगी और अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस शेरी को देखे जा रही थी। भाई भाई, खुदारा रुक जाए, मुझे माफ़ कर दे। 25 साल से आपकी दी हुई सज़ा काट रही हूँ, अब हिम्मत नहीं है मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त करने की। प्लीज़ मत जाइए, आपकी बहन को आपकी ज़रूरत है भाई। एजे फ़ौरन बाहर को लपकी थी। सिकंदर अलीम एक पल को रुके थे, फिर बोले,
ये तकलीफ़ें तुमने अपने लिए खुद चुनी है, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम बाबा की कातिल हो। तुम्हारी वजह से वो जीते जी मर गए। तुम्हारी नाफरमानी का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनी बात पूरी करके वो रुके। नैन का हाथ छोड़ा और कहा, नैन, मैं तुम्हारा बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, कहकर वो पलट गए। नैन वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उसकी कहानी तो शुरू होने से पहले ही एंड हो गया था। उसकी मोहब्बत का दी एंड अब पापा कर चुके थे और वो एहतजाज भी ना कर पाई थी। उसी दिन के लिए ही तो वो शहरी से दूर रहती थी। वो जानती थी कि अगर उसे शहरी से मोहब्बत हो गई और वो उसे पा भी ना सकी तो वो कैसे जिएगी, उसे सांस कैसे आएगी। लेकिन शायद कुछ बातें हम इंसान खुद से ही अखज़ कर लेते हैं। जी तो वो अब भी रही थी, सांसें तो अब भी चल रही थी। शेरी को पाकर भी खो देने का एहसास से वो मर तो नहीं गई थी। वो अब तक हैरान खड़ी थी कि थोड़ी देर पहले तो इसकी ज़िंदगी पुरसुकून थी। कहीं ना कहीं पापा के मान जाने का एहसास था, लेकिन अब तो वो आखिरी एहसास भी छिन गया था। वो खड़े खड़े बेआवाज़ रो रही थी जब किसी ने उसका हाथ थामा। उसने आंखें उठाकर देखा, एजे का शफीक चेहरा देखा, लेकिन आज वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। आज नैन को पता चला था कि उसका एक रिश्ता दयारे गैर में भी मौजूद था। वो न जाने कितने सालों से तड़प रहा था और नैन को कभी पता ही ना चल सका। कभी किसी ने बताया ही नहीं कि उसकी एक फूफू भी है। जब ही शुरू दिन से उसे एजे से अपनायसी हो गई थी। मेरी बेटी, मेरे भाई की औलाद इतने अरसे से मेरे सामने मौजूद रही और मैं पहचान भी ना सकी। नैन का चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए एजे ने कहा और साथ ही रोती हुई नैन को खुद में भेज लिया। नैन भी एजे से लिपट कर रो रही थी। ये अचानक कैसा इंकशाफ हुआ था जिसने कितनी ही जिंदगियों को आंधियों की नज़र कर दिया था। काश ये इंकशाफ इतना भयानक ना होता। काश इस इंकशाफ से सबके दिल बाग बाग हो जाते। वो जैसे कितने ही बोल इसके दिमाग पे हावी हो रहे थे। फिर वो आहिस्ता से एजे से अलग हुई और पलटकर जाने लगी। जब शेरी ने एक बार फिर उम्मीद से उसकी कलाई थाम कर बोलना चाहा, लेकिन नैन के लफ्ज़ों ने उसे साकित कर दिया। मुंजमद बर्फ़ का ढेर बन गई। बस करो शेरी, प्लीज़ मत रोको मेरा रास्ता। ये राहें कठिन मत बनाओ मेरे लिए कि मैं आगे ना बढ़ सकूं और पापा का मान तोड़ दूं। 25 बरस पहले जो गलती एजे ने की थी, मैं उस गलती को दोहराकर अपने पापा के दुख की वजह नहीं बन सकती। उसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करती थी, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। मेरा हाथ छोड़ दो। शायद हमारा साथ बस यहीं तक था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भूल जाओ कि कभी कोई नैन यहाँ आई थी। भूल जाओ कि कभी तुमने किसी नैन से वालहाना मोहब्बत भी की थी। एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। एजे नैन की बात पे तड़प सी गई और मुंह पे हाथ रखकर फौरन अंदर चली गई। शेरी ने एक झटके से नैन को खुद से करीब किया और बोला, बस इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे कि ज़रा सी नाउमीदी की आंधी चली नहीं और तुमने रास्ता बदल लिया। तुमने तो कस्में खाई है मेरे साथ, ज़िंदगी गुजारने के वादे किए हैं तुमने। तुम तो कहती थी चाहे कुछ हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, मेरा इंतज़ार करोगी। फिर आज वो सब वादे, वो हौसला कहाँ गया? तुम्हारे हौसले से मुझे हिम्मत मिलती है, फिर आज तुम कैसे हौसला हार गई? मोहब्बत करना बहुत आसान है, लेकिन ये हर किसी के नसीब का हिस्सा नहीं बनती। मोहब्बत में जंग लड़ना पड़ता है, पीठ फेर कर भागा नहीं जाता, बल्कि डटकर मुकाबला करना पड़ता है। मैं तैयार हूँ हर जंग के लिए, हर मुकाबले के लिए। तुम कहो, तैयार हो? साथ दोगी मेरा? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो यकीनन जीत हमारी होगी। वो उसे खुद से लिपटाए उसकी गहरी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोल रहा था, कोई भी रिश्ता मुकाबले की बुनियाद पे ना तो बनाया जाता है और ना ही तोड़ा जाता है शेरी। अगर मुकाबला करके जीतना ही चाहते हो तो कोशिश करो कि एजे और पापा के बीच ये जो इतने सालों की दीवार पड़ी है उसे कैसे हटाया जाए। जिस दिन ये दीवार हट गई उस दिन हमारी मोहब्बत के लिए रास्ता हमवार होगा। मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का जब तुम ये दीवार हटाने में कामयाब हो जाओगे। तब मेरे पास आना, तब मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर होगी बिना किसी इनकार के। मेरे जाने का टाइम हो गया है, अपना और एजे का ख्याल रखना। फिर वो हाथ छुड़वाती हुई शेरी को परेशान छोड़कर वो बाहर निकल गई।
एक और सफ़र उसका इंतज़ार कर रहा था। 2 साल पहले जब वो आई थी तब भी उसका दिल उदास था अपनों से दूर हो जाने के दुख से, लेकिन तब कहीं ना कहीं दिल मुतमईन था कि बिला आखिर वो अपने ख्वाबों के जहां अपने ख्वाब पूरे करने जा रही है। दिल आज भी उदास था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज दिल मुतमईन नहीं था, दिल डूबा जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आरी से दिल को चीर रहा है। कहीं कोई सुकून नहीं था। एक नागहानी सा एहसास आकर गुजर चुका था और नैन बेबस थी, अपनी किस्मत के हाथों मजबूर, बेबस। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। क्या अब नैन अपने पापा को कभी मना पाएगी? क्या नैन को कभी उसकी मोहब्बत मिलेगी? क्या शहरी इस जुदाई को ख़त्म कर पाएगा? क्या शहरी अपनी मोहब्बत को जीत पाएगा? क्या उसके पापा और उसकी फूफी के दरमियान में जो भी परेशानियां हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी नाराज़गी है, क्या वो ख़त्म हो सकेगी? ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।